बातों में नहीं, तो हमको देखा है 25 तारीख को वोटिंग मशीन पर मोदी जी के कमल के बटन कितने दबाए जाते हैं उतनी उसकी आवाज आती है। और आप तो ऐसे कार्यकर्ता है जो फील्ड में भी आप सक्रिय हैं और सोशल मीडिया में भी आप सक्रिय हैं, तो आप लोगों को जाकर मिलकर बात बताने वाले लोग हैं। और जो लोग अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, उस पर भी आप लोगों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पहुंचाने वाले अब मोदी जी के आईटी के सोशल मीडिया के एक बारे में सोशल मीडिया वॉरियर्स भी है। मुझे बताइए, आप में से फेसबुक पर कौन कौन है? हाथ ऊपर कीजिए। सब लोग हैं, फेसबुक पे तो सब है। ट्विटर पे कितने हैं? सब है भाई। ट्विटर सब है। इंस्टाग्राम पे कितने हैं? इंस्टाग्राम पे तो सब एकदम। मुझे लगता है सरकारी न्यूज कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, आप जैसों पर एक जिम्मेवारी सौंपने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे मोतिहारी में भेजा है। दिल्ली से मैं आया हूं सीधे। और क्या जिम्मेवारी उन्होंने कही है? माननीय राधा मोहन सिंह जी यहाँ पर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, सांसद है, उनके सभी सहयोगी है, प्रमोद कुमार जी है, पवन जायसवाल जी है, अनमोल जी हमारे सोशल मीडिया के प्रदेश के संयोजक है, प्रकाश अस्थाना जी है, सोमेश पांडे जी है, शशि शेखर जी है, लाल बहादुर प्रसाद जी है, पंकज सिन्हा, ऋषभ झा, श्री चंद्रा जी है, बबलू पासवान जी है। इन सब के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली से मुझे यहाँ भेजकर आपको जो बातें बताने के लिए कही है, उसमें सबसे पहले तो उन्होंने मोतिहारी के युवाओं को नमस्कार भेजा है। और अगली बात उन्होंने कही है कि अगर मोतिहारी के युवाओं को ये लगता है कि 2014 के भारत में और 2014 के बाद के भारत में कोई अंतर है, तो वो अंतर मुझे वोटिंग मशीन पर कमल का बटन दबाकर खुद नहीं, अपने साथ 100, 500, 1000 लोगों को लेकर उन्होंने कमल का बटन दबाने के लिए लोगों को वोटिंग मशीन चुनाव केंद्र तक, मतदान केंद्र ले जाना चाहिए। ये उनकी अपेक्षा है। क्या ये उनकी अपेक्षा पूरी करेंगे? पक्का करेंगे। तो 2014 के पहले आप याद कीजिए, मैं मूलतः मुंबई का हूं। मुंबई में बम विस्फोट होते थे, कसाब आकर 250-300 लोगों को मार के चला जाता था। उत्तर प्रदेश में बम विस्फोट होते थे, कई दिल्ली में होते थे। लेकिन 2014 के बाद इस देश में किसी आतंकवादी की एक बम विस्फोट करने की हिम्मत नहीं हुई। एक पुलवामा में उन्होंने
प्रयास किया तो हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 350 आतंकवादियों को सीधे पहुंचा दिया, क्योंकि मोदी जी का नारा है हम किसी को टोकेंगे नहीं, किसी ने टोका तो छोड़ेंगे नहीं। ये पहले क्यों नहीं होता था? आप किसी भी सेना के अधिकारी को, जवान को जाकर मिलकर पूछिए, जो रिटायर्ड हुए हैं वो बोलते हैं अरे काश हमारे समय मोदी जी होते ना तो पाकिस्तान को ऐसा समझ सकता, हमको आगे जाने के लिए कहते हैं और रुको पीछे आओ। क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को होता था पता नहीं? वही सेना, वही लोग, सिर्फ मोदी जी ने छूट दी है हम खुद जाकर कुछ करेंगे नहीं, कुछ किया तो छोड़ो मत। मुझे लगता है इस देश को 56 इंच की छाती वाला नेता अभी तक मिला नहीं था जो मोदी जी ने मिल गया। अरे फौलादी सीना लगता है। मतलब वीडियो कर रहे हैं यार। उरी का सर्जिकल स्ट्राइक, एक भी जवान की मृत्यु शहीद हुए बिना 350 को सीधे पहुंचाना, ये अपनी सेना की ताकत है। ये मोदी जी जानते थे, उन्होंने आदेश दिया। ऐसी कई बातें हैं। 2014 तक स्पेस में हमने 71 सैटेलाइट छोड़े थे। पिछले 10 साल में वो संख्या 392 पे गई है। 10 साल में कितना और इतने पहले के साल में कितना हुआ देखिए। मोदी जी आने के बाद एयरपोर्ट 14 तक 74 एयरपोर्ट थे और पिछले 10 साल में वो संख्या 147 एयरपोर्ट तक गई है। अभी अनमोल जी ने पासपोर्ट की बात कही। 14 तक पासपोर्ट मात्र 77 स्थानों पे मिलता था, अब पूरे देश में 525 स्थानों पे आपको पासपोर्ट देने की व्यवस्था है। मुझे लगता है कि ऐसी कई चीजें हैं कि जिसके द्वारा इस देश की विकास की रफ्तार मोदी जी ने बढ़ाई। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना रखते हुए ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला नारी शक्ति, ये 4 को सामने रखते हुए अपनी सारी योजनाओं को लागू करना शुरू किया। आज तक आपको याद होगा कि मनरेगा के द्वारा कई लाख करोड़ रुपए हम मजदूरों को कुछ काम के बदले में देते थे। वो काम कभी नहर बनाने का होता था या और कुछ होता था तो नहर बनती नहीं बनती, पैसा जाता मजदूर के हाथ में कूद जाता और बीच में अफसरों के पास पहुंच जाता। लेकिन वही पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना में लगाया। अब 4 करोड़ अगर महिलाओं को आवास दिए उनके नाम पर, तो कोई भी घर बनता है तो मोदी जी ने जेब से निकाल के घर नहीं डाला। कोई घर बनता है तो उसको आर्किटेक्ट लगता है, उसको इंजीनियर लगता है, सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, लाइटिंग इलेक्ट्रिकल लगते हैं, उसको मजदूर लगते हैं। तो ये पैसा जो मजदूरों को मनरेगा में जाता था, उसी को हमने गरीब को घर बनाने के लिए वो मजदूरी लगाई, तो एक घर गरीब को भी मिला और मजदूर को उसकी कमाई भी मिली।
आप कल्पना करें कि अपने देश में कितनों के पास बैंक के खाते थे, जनधन अकाउंट खुला, 50 करोड़ लोगों ने अपने नाम से बैंक में खाता खोला। और अभी जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब योजना में कुछ पैसा भेजना चाहते हैं तो याद करो, अभी के राहुल जी बाबा के पिताजी राजीव गांधी जी कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजा तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन अभी मोदी जी ने दिल्ली से 1 रुपया भेजा तो नीचे 100 पैसे पहुंचते हैं, 1 पैसा कम नहीं जाता है, सीधे जनधन खाते में जाता है। और इसके में लगता है कि पिछले 14 साल में अभी देखो विपक्ष अपने कैंपेन में आरोप क्या कर रहे हैं, कोई धर्म के नाम पे कह रहा है, कोई तानाशाही के बारे में कह रहा है, कोई गरीब का कल्याण नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है, जाति पे कह रहा है। लेकिन पिछले दिनों से, पिछले कई जब से कैंपेन शुरू हुआ है, विपक्ष का किसी भी नेता मोदी सरकार ने ये भ्रष्टाचार किया ऐसा झूठा आरोप भी नहीं कर रहा है। झूठा आरोप भी नहीं है कि इनके सरकार में 10 साल में ये करप्शन हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। आप माननीय राधा मोहन जी को पूछिए, किसी भी मंत्री को अपने कार्यालय में स्टेशनरी लेनी है या कोई पेन लेना है, खरीदना है, तो उसको भी वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर ही खरीदना पड़ता है, वो अपने सीधे वाउचर साइन से कर नहीं सकता। और फिर वो स्टेशनरी का खर्चा बाकी मंत्री के लिए इतना और यहां इतना ज्यादा क्यों? ये हो नहीं सकता। ऐसे हर चीज में जेम पोर्टल के द्वारा सरकार की हर चीज पूरे उन्होंने लाइन पर लाकर भ्रष्टाचार रोक दिया। और इसीलिए गरीब कल्याण के काम जो हो रहे हैं कि अपने देश में किसी को गैस मिला, किसी को सड़क मिली, कहीं एयरपोर्ट बने, ये जो सब बन रहा है इसका कारण ये है कि ये करप्शन से बचा हुआ पैसा इस सब में उसका उपयोग हो रहा है। आप याद कीजिए, मोदी सरकार आने के पहले एम्स की संख्या मात्र 2 थी। पिछले 10 साल में 15 एम्स के कॉलेज और अस्पताल बने। IIT 16 थे वो 23 बने, IIM 7 थे वो 16 बने। मुझे लगता है कि MBBS की सीटें 51,000 थी, वो 1,163,000 तक पहुंची और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। यही संख्या बाकियों के लिए है। तो मुझे आप ये कहिए, ये तो पहले करने के लिए किसी ने रोका नहीं था। ये देश का सड़क बनी है, रेलवे बनी है, एयरपोर्ट बने हैं, सागरी मार्ग बने हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बना है वैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। कई जगह पर 4G है, 5G है, अगले कुछ दिनों में हिंदुस्तान में 6G आएगा, ये मोदी जी का भरोसा है। 10 साल पहले तो आप शायद मोबाइल का उसमें पैक नहीं खरीदते होंगे, तब 10 साल पहले आप छोटे होंगे। कांग्रेस के समय में 140 रुपया का महीने का मिलता था, अब मोदी जी आए तो वही 10 और 15 रुपए में मिलना चालू हुआ। जितना चाहिए उतना आप ऑनलाइन देखिए। ये सब बातें जो हो रही है, मेरा मानना है कि जो 10 साल पहले करना संभव था कि 10 साल के बाद जो मोदी जी आते ही शुरू हुआ, मतलब नेशनल हाईवे 2014 तक 50,000 थे इतने सालों में,
पिछले 10 सालों में वो गए 97,830 किलोमीटर पे। एक्सप्रेस वे 2023 में 44,000 किलोमीटर दिख रहे हैं, तो 2014 में वो 18,000 किलोमीटर थे। 10 साल में कितना, 40 साल में कितना। ऐसे हर चीज है। रेलवे मार्ग 2014 में 15,000 किलोमीटर था, 2023 में 30,000 किलोमीटर हो गया। नए रेलवे स्टेशन 553 10 साल में बढ़ गए। रेलवे स्टेशन अलग अलग प्रकार के 1200 नए बन रहे। वाईफाई सभी स्टेशनों पे मिलना चालू कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें इस देश में लाने का प्रयास मोदी जी कर रहे थे। अब मेरी अपेक्षा आपसे ये है कि ये बातें हमें कहनी चाहिए कि आप देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग झूठा प्रचार फैला रहे हैं। एक तरफ तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस ने ये मानसिकता बनाई है, अगर मेरे पिताजी ने कुछ कमा के रखा है और उनका दुर्भाग्य से देहांत होता है, तो उनकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा सरकार में जमा होगा और मुझे सिर्फ आधा मिलेगा। चलेगा ये? कांग्रेस कहती है कि जो आपके पिताजी ने कमाया हुआ है, आपके दादाजी ने कमाया हुआ है, वो आपको आधा मिलेगा, आधा सरकार में जमा होगा, और जो सरकार में जमा है वो किसको बांटेंगे? कर्नाटक में उन्होंने किया है कि सभी ओबीसी, एससी आरक्षण माइनॉरिटीज में देना चालू कर दिया। सब चीज इस प्रकार के लिए कांग्रेस के एक नेता ने महाराष्ट्र में कहा कि कसाब जब आतंकवादी आया तो उसके आने के बाद जो पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, अफसर मारे गए, वो कसाब की गोली से नहीं मरे, वो पुलिस की गोली से मरे। अरे कांग्रेस को कसाब को बचाने में क्या मिल रहा है? कसाब को बचाना ये किसी हिंदुस्तानी का काम हो सकता है क्या? कांग्रेस करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान उनके भगवान के पास प्रार्थना कर रही है, भाई पिछली बार मोदी को मत लाओ, राहुल बाबा लाओ, अपना बहुत फायदा होगा। ये पाकिस्तान सोच है। अब मुझे बताइए कि देश का युवा, इस देश का नागरिक पाकिस्तान जिससे खुश होगा उसको चुनेगा, या हिंदुस्तान को जो मजबूत बनाएगा उसको चुनेगा? इसलिए मोदी जी को चुनना तो तय है, लेकिन मेरा मानना है कि आपसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, और विशेषकर आप सोशल मीडिया के हैं। मुझे पता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक सोशल मीडिया पे बहुत प्रभावित थे, लेकिन अभी देख देखकर विपक्ष भी, तेजस्वी भी सीख गए हैं, लालू जी को भी सिखा रहे हैं, कांग्रेस भी सीख रही है, ये सब अब सीख रहे हैं। अब उनको भी पता चला कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी है, और इसमें झूठ बातें एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा झूठ बातें फैलाना चालू किया है। आपको सजग रहकर, तेजस्वी यादव जी है, उनके सभी सहयोगी है, कांग्रेस है, ये क्या झूठ फैला रहे हैं, उसको आपको नाकाम करना होगा। 14 में हम थे, ये आज वो भी सीखे हैं। मुझे वो पुरानी कहानी याद है, मैं हर बार बताता हूं कि आपने स्कूल में कभी कहानी सुनी होगी कि एक टोपी बेचने वाला होता था। वो किसी गांव में टोपी बेचने गया था, वहां से टोपी बेचकर अपने घर लौटते समय किसी पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठा। खाना खाने के बाद 1 घंटा सोया, सोकर उठा तो देखा कि पेड़ पर जो बंदर थे वो सब टोपियां उठाकर ले गए। ये अक्लमंद था, होशियार था, उसको मालूम था कि बंदर नकल करते हैं,
उसने हाथ खुजाया, बंदरों ने हाथ खुजाया, उसने गर्दन खुजाई, बंदरों ने गर्दन खुजाई, उसने टोपी फेंकी, बंदरों ने टोपी फेंकी, ये टोपी उठाकर चला गया। 15 साल बाद उसका बेटा उसी गांव में टोपी बेचने गया, उसी पेड़ के नीचे खाना खाया, सोया, उठकर देखा बंदर टोपी लेके गए। इसको बाप की कहानी याद आई, तो इसने हाथ खुजाया, बंदरों ने हाथ खुजाया, इसने गर्दन खुजाई, बंदरों ने गर्दन खुजाई, इसने टोपी डाली, बंदरों ने टोपी नहीं डाली। एक बंदर नीचे आके जोरदार चमाटा लगाया, बोले तेरे बाप ने तेरे को कहानी बोली तो मेरे बाप ने मेरे को नहीं कहानी बोली। साहब अभी ये तेजस्वी और सब लोगों ने हमसे ये तो कॉपी किया है कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत है, लेकिन आप सब जो सोशल मीडिया पे सक्रिय है, आप मोदी जी के वॉरियर है सोशल मीडिया के, आप मोदी जी की सेना है सोशल मीडिया पर। हमको कोई गलत नहीं डालना है, हमको कई घिनौने शब्दों में किसी की आलोचना नहीं करनी है, लेकिन जो गलत बातें आती है उन गलत बातों का जवाब आपको देते हुए बिहार वासियों ने आदेश दिया कि संविधान के अनुसार ट्रिपल तलाक ये संभव नहीं है, तो राजीव गांधी जी ने उस समय संविधान में संशोधन किया, उसको हमें दुरुस्त किया। अब 400 पार हमको क्यों चाहिए? कांग्रेस वाले कहते हैं ना, उनकी मनीषा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाकर राम मंदिर की जो अनुमति मिली है वो रद्द करानी है। राम मंदिर की अनुमति रद्द कराने के समर्थन में आप है क्या? राम लल्ला अपने घर में बैठे हैं और प्रभु रामचंद्र श्रद्धा का विषय है, जैसे मेरे लिए एकात्मता का विषय है। ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश, हर जगह जाओ राम आपको दिखते हैं। मैं केरल गया, रामैया मिलता है, मैं आंध्र प्रदेश जाता हूँ, रामाराव मिलते हैं, मैं कर्नाटक आता हूँ, रामकृष्ण मिलते हैं, महाराष्ट्र जाता हूँ, रामराव मिलते हैं, गुजरात जाता हूँ, रामावतार मिलते हैं, यूपी जलाराम मिलते हैं, गुजरात में यूपी आता हूँ, रामावतार मिलते हैं, पंजाब आता हूँ, राम सिंह मिलते हैं। ऐसे दक्षिण से उत्तर तक राम राम और राम मिलते हैं। और ऐसे प्रभु रामचंद्र को मोदी जी ने सोचा, मैं 4 करोड़ गरीब महिलाओं को घर दे रहा हूं, तो मेरे राम लल्ला को अपना घर नहीं देना चाहिए? लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी, लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेगी। 2014 में जब भाजपा बहुमत से सत्ता पर आई तो हम कई लोगों ने प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया कि आप थोड़ा कानून में संशोधन कीजिए और राम मंदिर दे दीजिए। मोदी जी ने कहा राम मंदिर अगर हमारे पास आएगा तो कानून के द्वारा आएगा और सुप्रीम कोर्ट में ही हम हमारा पक्ष रखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने में जो समय जाएगा जाने दो। मुझे विश्वास है कि हमारी जो बाजू है, हमारा जो कहना है वो सही है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्याय के द्वारा राम मंदिर हमने प्राप्त किया, और साथ ही थोड़ी दूरी पर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए वहां भी जमीन दी, बिना खून का एक टुकड़ा दिए। अब ये बात हमको सोशल मीडिया के द्वारा जनता तक पहुंचानी चाहिए कि जिस प्रकार घमंडिया गठबंधन है, उनको पूछो जी कि अगर गलती से कुछ वोट मिले तो प्रधानमंत्री कौन बने? कोई बनेगा? एक दूसरे की टांग खींच के उसको पटक दे, और पटकेगी ये नहीं, दुर्भाग्य से अपना देश पटकेगा, देशवासी पटके जाएंगे, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। देश को मजबूत करने वाले मोदी जी के कमर से
सुबह उठने पर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको 2-4 पोस्ट प्रधानमंत्री जी की आई होगी, वो आपने अपने इलाके के सबको फॉरवर्ड करनी है। करेंगे क्या? पक्का? फिर राजद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा गलत फहमी फैलाने वाले कुछ बातें वो लोगों के पास डालते हैं, उसको विरोध करने वाली कुछ पोस्ट आपके पास मोतिहारी के सोशल मीडिया प्रमुख के यहाँ से आएगी, वो आप लोगों को आगे भेजेंगे क्या? पक्का? तो भी बीच में बाकी कुछ खेलते बैठेंगे। आज तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा गेम कौन सा चल रहा है? थोड़ी दिन के लिए बाद में रखेंगे या नहीं रखेंगे? और मेरी अपेक्षा ये है कि सोशल मीडिया वॉरियर के नाते, सोशल मीडिया सेनानी के नाते इस मोतिहारी इलाके के सभी युवा हो, बुजुर्ग हो, जो फेसबुक देखते हैं फेसबुक, जो यूट्यूब तो यूट्यूब, ट्विटर तो ट्विटर, इंस्टा तो इंस्टा, इस पर हम ऐसी चीजें डालते रहेंगे कि हर दिन मोदी जी के 50-100 वोट हमने मिलकर बढ़ाना है। करना है कि नहीं? और मुझे विश्वास है कि आप चुनाव के दिन भी मतदान के लिए निकले या नहीं निकले, निकलो जल्दी। इस प्रकार की बातें भी करती है और इसलिए आज से लेकर मतदान के दिन तक आप फील्ड में भी सक्रिय रहेंगे और सोशल मीडिया पे भी सक्रिय रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। और इसलिए मोतिहारी के लिए नारा क्या है? अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।